साथियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम आरपीएससी और राजस्थान अजनबी सेवा चयन बोर्ड से संबंधित आगामी एग्जाम्स के लिए इकोनॉमिक्स के, करंट के और कुछ विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का यहाँ अध्ययन करेंगे। आप इन प्रश्नों को ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन के द्वारा जो पुरस्कार प्रतिवर्ष दिए जाते हैं उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन के पुरस्कार। ये कुल 14 व्यक्तियों को इस बार दिए गए। कितने को दिए गए हैं? 14 व्यक्तियों को। इनमें कई प्रकार के पुरस्कार हैं, लेकिन जो मेन है वो हम यहाँ पढ़ेंगे। पहला जो पुरस्कार है वो है कर्नल जेम्स टोड। ये किसको दिया गया है? कर्नल, ये सारे 2026 की चर्चा कर रहे हैं। अभी 15 मार्च को वितरित किए जाएंगे, घोषणा हो चुकी है। कर्नल जेम्स टोड पुरस्कार ये दिया गया है। अमेरिका की एक महिला है, डॉक्टर, उनका नाम है MA यानी माली ए और एटकिन नाम है। USA की डॉक्टर MA, एम का मतलब माली है, डॉक्टर MA एटकिन को कर्नल जेम्स टोड पुरस्कार क्यों दिया जाता है, थोड़ा सा इसकी पृष्ठभूमि की हम चर्चा कर रहे हैं। ये अंतरराष्ट्रीय सद्भाव को बढ़ाने के लिए, अंतरराष्ट्रीय मूल्यों की स्थापना के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। और दूसरा इसमें जो पुरस्कार है वो है महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन। ये राजस्थान पत्रिका के सह संपादक भुवनेश जैन को दिया गया है। पहला हो गया। दूसरा हो गया महाराणा मेवाड़ पुरस्कार, ये दिया गया भुवनेश जैन, राजस्थान पत्रिका। बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्यात्मक क्वेश्चन है ये। इसके बाद आगामी हम चर्चा करते हैं साथियों, हल्दी घाटी पुरस्कार ये दिया गया है पत्रकार कमलेश किशोर सिंह को। हल्दी घाटी प्राइज पत्रकार कमलेश किशोर सिंह। इसके बाद हम आगामी एक और पुरस्कार इसमें है, वो है पन्ना अध्याय पुरस्कार। इसके अलावा पर्यावरण के संरक्षण के लिए, सामाजिक मूल्यों के संरक्षण के लिए कई प्रकार के पुरस्कार इसमें दिए जाते हैं। इस बार कुल 14 व्यक्तियों को दिए गए हैं पन्ना अध्याय पुरस्कार। ये जेट एयरवेज की 8 एयर होस्टेस को दिया गया है। इन्होंने एक सुरक्षित प्रसव करवाया था विमान के अंदर, और उस सुरक्षित प्रसव के कारण से इनको पन्ना अध्याय अवार्ड दिया गया। देखिए 8 तो यही हो गए, 8, एक 9, एक 10 और एक 11। अब बाकी 3 व्यक्ति और रह गए जिनको हम छोड़ रहे हैं। तो आप ये याद रखें कि इस बार 14 व्यक्तियों को महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन उदयपुर के द्वारा ये पुरस्कार वितरित किए गए हैं। कर्नल जेम्स टोड हल्दी घाटी पुरस्कार, पन्ना अध्याय अवार्ड, इस प्रकार के कई, एक हकीम का शौर्य अवार्ड भी इसके द्वारा दिया जाता है। फिर साथियों हम चर्चा करते हैं राजस्थान में, जो अभी राजस्थान सरकार ने अपने आर्थिक सर्वे में, जो बजट से एक दिन पहले जारी किया जाता है, उस आर्थिक सर्वेक्षण में जो राजस्थान के वर्तमान आर्थिक हालात हैं, फसलों का पैदावार है, क्षेत्रवार फसलों का वर्गीकरण है, विद्युत कैपेसिटी है, इस प्रकार, और रुपये का आना जाना, यानी कहाँ से आ रहा है, कितने पैसे कहाँ लगेंगे, ये सारे डिटेल्स इकोनॉमिक सर्वे के द्वारा जारी किए हैं।
तो हम इकोनॉमिक सर्वे की कुछ महत्वपूर्ण चीजों के बारे में यहाँ विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। तो साथियों, दिसंबर 2025 के आधार पर हम ले रहे हैं कि राजस्थान की कुल विद्युत स्थापित क्षमता कितनी है। तो दिसंबर 2025 के अंत तक 31,556 मेगावाट है। दिसंबर 2025 के अंत तक राजस्थान की समस्त स्रोतों से, यानी परंपरागत, गैर परंपरागत सारी आ गई, इसमें कोयले वाली भी आ गई, राजस्थान की समस्त स्रोतों से ऊर्जा क्षमता ये कितनी मेगावाट है? ये ऐसा 31,556 मेगावाट। साल दर साल बहुत बड़ी प्रगति कर रही है। अंग्रेजी में हम कहेंगे तो तीव्र प्रगति को कहते हैं, बाय लिप्स एंड बाउंड्स, यानी लिप्स एंड बाउंड्स के आधार पर यह प्रगति हो रही है। सौर ऊर्जा में तो हम 1 नंबर पे आ गए हैं। तो ये हो गया 31,556 मेगावाट। MW का मतलब हो गया मेगावाट। फिर साथियों, आगामी एक क्वेश्चन लेते हैं कि राजस्थान में जो प्रति व्यक्ति आय है, स्थिर मूल्यों पर हम प्रचलित मूल्यों की चर्चा नहीं करेंगे। प्रचलित मूल्यों की जो आय है वो लगभग डबल होती है स्थिर की बजाय। तो स्थिर मूल्यों पर राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि दर कितनी है? तो ये साथियों 7.76 या 7.76%। फिर एक आता है कि खाद्यान्न उत्पादन की क्षमता अनुमानित कितनी है? वो है साथियों 283 पॉइंट। खाद्यान्न कितना है? खाद्यान्न हो गया 293.98 मीट्रिक टन। टन होता है 10 क्विंटल को 1 टन कहते हैं, और मीट्रिक टन उससे भी एक बड़ी इकाई है। ये 283.98 है। फिर आगामी हम चर्चा कर रहे हैं कि राजस्थान में जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है उनका आधार वर्ष क्या है? तो साथियों, WPI का आधार वर्ष है 1999 से 2000। भारत में ये आधार वर्ष नहीं है, भारत सरकार का अलग है। WPI आधार वर्ष राजस्थान में है 1999 से 2000। WPI के जो भी इंडेक्स हैं, यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है वो शॉर्ट में WPI कहलाता है। उसमें 4 प्रकार के आंकड़े हैं। तो ये देखिए, भारत तो इसको आंकता है 2011-12 के आधार पर, और जो कि राजस्थान इसका कैलकुलेशन करता है 1999 से 2000 के आधार पर। तो इसमें 4 प्रकार के उपभोक्ता सूचकांक हैं। 4 प्रकार के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ये राजस्थान में प्रचलित हैं। हम इनकी शॉर्ट में यहां चर्चा करेंगे कौन कौन से हैं। इनमें पहला तो है साथियों औद्योगिक श्रमिकों हेतु, दूसरा है कृषि श्रमिकों हेतु, तीसरा है ग्रामीण श्रमिकों हेतु, और चौथा इसमें दिया जाता है ग्रामीण और शहरी दोनों का संयुक्त। एक तो हो गया औद्योगिक श्रमिकों हेतु, दूसरा इसमें हो गया कृषि श्रमिकों हेतु, और तीसरा हो गया ग्रामीण श्रमिकों हेतु। और साथियों, गांव में रहने वाले सारे जो श्रमिक है वो कृषि ही नहीं करते, कुछ निर्माण कार्य में भी लगे होते हैं, कुछ विलेज जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनमें भी काम करते हैं। तो तीसरा हो गया ग्रामीण श्रमिकों हेतु। और इसमें चौथा क्या है? वो है साथियों ग्रामीण और शहरी, ये संयुक्त दोनों का मिला के ग्रामीण एवं शहरी, ये हो गया संयुक्त सूचकांक। तो 4 प्रकार के WPI यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स राजस्थान में प्रचलित हैं। अभी हम एक आगामी क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का ले रहे हैं। वो है
कि राजस्थान में जीएसडीपी, आपको फुल फॉर्म आना चाहिए। जीएसडीपी का फुल फॉर्म है ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी राज्य सकल घरेलू उत्पाद। तो ये हो गया जीएसडीपी। ये राजस्थान का स्थिर मूल्यों पर कितना है और प्रचलित मूल्यों पर कितना है। तो स्थिर मूल्यों की तुलना में प्रचलित मूल्यों पर साथियों लगभग डबल है। तो ये है 9 पॉइंट अप्रोक्सीमेट है ये, यानी एग्जैक्ट तो ये 9,81,807 करोड़, जबकि मैं इसको आपके सुविधा रहे याद करने में तो 9.82 लाख करोड़ लिख रहा हूं इसको, 9.82 लाख करोड़। ये है स्थिर मूल्यों पर। स्थिर मूल्य का आधार वर्ष कौन सा है इसका, 11-12 है। और दूसरा हो गया इसमें प्रचलित दर, वो है साथियों प्रचलित दर के आधार पर ये है 18.75 लाख, 18.75 लाख करोड़। ये है प्रचलित मूल्य। ये हो गया। इसके बाद हम राजस्थान की जो सकल राज्य मूल्यवर्धन है उसमें कृषि का योगदान कितना है, इंडस्ट्रीज का कितना है, और जो तृतीय क्षेत्र जिसको कहते हैं या जिसको सेवा क्षेत्र कहते हैं उसका कितना है, तो वो यहां लिख रहे हैं। सकल राज्य घरेलू उत्पाद का क्षेत्रवार वर्गीकरण, ये हम चर्चा करेंगे केवल स्थिर मूल्यों पर करेंगे। प्रचलित मूल्य वाली चीजें इससे ज्यादा होती हैं। तो ये साथियों कृषि जो प्राथमिक क्षेत्र है, कृषि ब्रैकेट में इसको क्या लिखेंगे, प्राथमिक क्षेत्र। ये कितना है राजस्थान में, भारत में ये अलग अलग आंकड़े हैं। राजस्थान में ये स्थिर मूल्यों पर है 25.33%, यानी इसका अर्थ यह हो गया कि यदि हमें 100 रुपए मिल रहे हैं राज्य की आय हो रही है तो उसके लगभग 25.33 जो रुपये हैं वो हमें एग्रीकल्चर या प्राइमरी सेक्टर से मिल रहे हैं। और दूसरा इसमें आ गया उद्योग, तो उद्योग है साथियों 28.21%, और ये द्वितीय क्षेत्र है। ये अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र है, द्वितीय क्षेत्र। इसके बाद तृतीय क्षेत्र जो भारत में भी सबसे बड़ा क्षेत्र है, भारत की जो आय है, राष्ट्रीय आय है, वो भी सबसे ज्यादा सेवा क्षेत्र यानी तृतीय क्षेत्र से हो रही है, और राजस्थान की भी इससे हो रही है। तीसरा है सेवाएं, सेवाएं में तृतीय क्षेत्र है, इसका कितना योगदान है 46.46%। ये हो गया साथियों 46.46%। अब सेवा में कौन सा आता है, जैसे होटल इंडस्ट्रीज है वो सेवा में आ गई। अपने रेलवे की जो रेलवे की या जिस बस प्रकार की बस से जो चलती हैं ये भी एक सेवा क्षेत्र है। बैंक है, बीमा कंपनियां हैं, ये सारा सर्विस सेक्टर है, इसको तृतीय क्षेत्र कहते हैं। तृतीय क्षेत्र की जो आय है वो भारत में भी सबसे बड़ी है और राजस्थान में भी साथियों सबसे बड़ी है। अब हम चर्चा कर रहे हैं राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय, यानी जिसको हम कहते हैं पर कैपिटा इनकम। तो प्रति व्यक्ति आय कितनी राजस्थान की, ये है साथियों स्थिर मूल्यों की हम चर्चा कर रहे हैं, वो है 1,03,189 रुपए। और प्रचलित मूल्यों पर यदि हम चर्चा करेंगे तो वो है 2,02,349 रुपये प्रति व्यक्ति आय। राज्य की चर्चा कर रहे हैं हम, प्रति व्यक्ति आय ये है 1,03,189 रुपए। कितनी होगी, 1,03,189। ये तो होगी स्थिर पर, और प्रचलित पर हो गई 2,02,349, 2,02,349 ये होगी प्रचलित कीमतों पर। प्रचलित कीमतें हमेशा साथियों स्थिर कीमतों की तुलना में लगभग डबल होती हैं। और एक प्रश्न ये भी आता है
कि जीएसडीपी जो है राजस्थान का या घरेलू सकल उत्पाद है उसकी वृद्धि दर स्थिर मूल्यों पर कितनी है? तो ये 8.66। जीएसडीपी वृद्धि दर राजस्थान की प्रति वर्ष क्या है? 8.66% है। ये भारत की जो औसत है उससे हमारी ऊंची है, कुछ राज्यों से नीची भी है, लेकिन भारत की जो औसत ग्रोथ रेट है उससे राजस्थान की साथियों ऊंची है। फिर हम चर्चा करते हैं कि जमीन का कितना प्रतिशत भाग बोया जाता है। ये आंकड़े भी हर वर्ष इकोनॉमिक सर्वे में बदलते रहते हैं। तो राजस्थान का जो 2024-25 का आंकड़ा है उसमें है 53.02%। 53.02% ये साथियों राजस्थान में शुद्ध बोया गया क्षेत्र है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। यानी हमारे पास मान लीजिए 100 बीघा जमीन है तो उसमें से हम खेती योग्य कितनी है राजस्थान में? ये 53.02% है। बाकी जैसे 10.11% कृषि योग्य भूमि तो है लेकिन ये बंजर है। ये 10वां हिस्सा इसका दूसरा हिस्सा है कृषि योग्य किंतु बंजर। कृषि योग्य बंजर। और हम जब भूमि की चर्चा करते हैं तो उसमें थर्ड सेक्टर आता है वानिकी यानी फॉरेस्ट्री। ये 8.30% है। 8.30% भूमि है वानिकी में। ये तीनों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हर वर्ष थोड़े से चेंज होते हैं, ज्यादा चेंज है जिनमें नहीं होता। फिर हम चर्चा करते हैं कि राजस्थान में जो कृषकों के प्रकार हैं साथियों वो कौन कौन से हैं। तो कृषकों के प्रकार इनमें बड़े कृषक जिनके पास जमीन बहुत ज्यादा है वो बहुत उनकी संख्या कम है। बड़े किसान है वो कम है। फिर आता है मध्यम किसान, लघु किसान और एक आता है साथियों सीमांत। यानी सीमांत जिसको हम अंग्रेजी में मार्जिनल फार्मर कहते हैं, उनकी संख्या इतनी ज्यादा है लेकिन उनके पास जमीन जोतने के लिए जमीन बहुत कम है। और यदि थोड़ी सी जमीन उनकी शैल हो जाए तो वो भूमिहीन हो जाते हैं। तो ये लास्ट की बाउंड्री पर है। सबसे ज्यादा संख्या राजस्थान में किस प्रकार के कृषकों की है? वो है साथियों सीमांत कृषकों की है। राजस्थान के टोटल कृषकों का 40.12% सीमांत कृषक है। और यदि हम महिला कृषकों की बात करते हैं सीमांत कृषकों की, तो महिला किसानों में सीमांत कृषकों की संख्या है 49.55%। यानी लगभग 50% जो महिलाएं हैं वो सीमांत कृषक हैं। अब हम एक चर्चा कर रहे हैं राजस्थान में किन किन फसलों में राजस्थान उत्पादन में अभी फर्स्ट है, किन में सेकंड है और किन में थर्ड है। ये तीनों चीजें आप याद रखें, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। क्लियर। अब हम जो फर्स्ट की जो चर्चा कर रहे हैं उसमें साथियों राई और सरसों, बाजरा, ग्वार, मोटा अनाज और कुल तिलहन। एक तो हो गया राई, दूसरा हो गया सरसों। इनमें राजस्थान फर्स्ट है। बाजरा जिसको मिलेट्स कहते हैं और कुल तिलहन यानी तेल उत्पादक जो फसलें हैं तो बड़ा हिस्सा तो अकेली सरसों ही पैदा करके तिलहन के लिए, फिर राई अलग रह गई। तो ये तीन चीजें हो गई। एक ग्वार साथियों भारत के अन्य किसी राज्य में पैदा नहीं होता, थोड़ा बहुत हरियाणा में होता है, बाकी पूरे राजस्थान में पैदा होता है। राजस्थान का भी ये उत्तर पश्चिम जो हिस्सा है। और फिर पाकिस्तान में ग्वार पैदा होता है, बाकी वर्ल्ड में ग्वार पैदा कहीं नहीं होता। और फिर आता है मोटा अनाज। कौन सा अनाज? मोटा अनाज। मोटा अनाज जिसके ऊपर यूनाइटेड नेशंस ने, भारत सरकार ने बहुत बड़ा वो इसको पर फोकस कर रखा है। और यदि व्यक्ति मोटे अनाज का प्रयोग करेगा तो वो बहुत ज्यादा स्वस्थ रहेगा, एलर्जिक उसके डिजीज या एलर्जी जन्य बीमारियां उसके नहीं होंगी। फिर साथियों सेकंड वाले में हम चर्चा कर रहे हैं। सेकंड में है हम मूंगफली में। किसमें है? सेकंड मूंगफली में। फर्स्ट मूंगफली उत्पादक राज्य है गुजरात और सेकंड है अपना राजस्थान। और राजस्थान का भी कौन सा जिला है फर्स्ट मूंगफली में? वो है साथियों बीकानेर। इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, बहुत इजी प्रश्न है, फिर भी कई बच्चे
इन प्रश्नों को भी गलत कर बैठते हैं और हमें बहुत ज्यादा आत्मविश्वास रहता है कि हम इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर तो हम बिना पढ़े ही दे सकते हैं। तो ये साथियों कदापि संभव नहीं है। फिर आता है साथियों तीसरे स्थान पे कौन कौन सी फसलें हैं। तीसरे में चना। चने में कई बार हम फर्स्ट भी आ जाते हैं, लेकिन अब चना में हम थर्ड चले गए। फर्स्ट जो राज्य है वो है मध्य प्रदेश और सेकंड हो गया महाराष्ट्र। हम आ गए तीसरे पर। हो सकता है 2026 के लास्ट में ये हमारी पोजीशन चेंज हो जाए। और चने के बाद आ गए कुल दलहन, यानी टोटल जो दालें हैं उनमें हम थर्ड स्थान पे हैं। और फिर आता है तीसरा नाम है सोयाबीन का। सोयाबीन की भी दाल होती है, सोयाबीन का तेल भी निकलता है। तो सोयाबीन उत्पादक जो स्टेट है वो है साथियों मध्य प्रदेश, इसमें ये फर्स्ट है। फिर हम राजस्थान के एक्सपोर्ट की चर्चा करते हैं, यानी राजस्थान का निर्यात। इसको हम क्या कहेंगे इंग्लिश में? एक्सपोर्ट। ये जो एक्सपोर्ट है ये अभी लेटेस्ट आंकड़ा आया है इकोनॉमिक सर्वे में कि 97,000 करोड़ को पार कर गया है। ये बहुत बड़ी फिगर है, याद रखें कितना हो गया? 97,000 करोड़ को ये पार कर चुका है। और 5 गुड्स या 5 वस्तु ऐसी हैं जो अकेले जो टोटल अपना एक्सपोर्ट है राजस्थान का, उस एक्सपोर्ट वैल्यू का 67% एक्सपोर्ट करते हैं। यानी कुल निर्यात मूल्य में 5 वस्तुओं का योगदान 67% है। पिछली बार ये 52 के आसपास था, अब ये बढ़ के 67% हो गया। अब कौन कौन से सेक्टर हैं जो इसमें फर्स्ट हैं? तो साथियों मैं क्रमानुसार लिख रहा हूं। तो राजस्थान में सबसे ज्यादा निर्यात वाली जो वस्तुएं हैं वो है इंजीनियरिंग गुड्स। कौन सी है? इंजीनियरिंग गुड्स या इंजीनियरिंग वस्तुएं। ये सबसे ज्यादा वैसे जयपुर से एक्सपोर्ट होता है। कौन से जिले से? जयपुर से। दूसरा हो गया रत्न और आभूषण। रत्न एवं आभूषण, अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? जेम्स एंड ज्वेलरी। क्या कहते हैं? जेम्स एंड ज्वेलरी। ये भी जयपुर से ही ज्यादा एक्सपोर्ट होता है। और फिर तीसरा इसमें क्या आएगा? वो है साथियों धातुएं। क्या है? तीसरा है धातुएं, मेटल्स, जिसमें लो है और एलो है, दोनों प्रकार की धातुएं राजस्थान से एक्सपोर्ट हो रही हैं, मेटल्स। फिर चौथा क्वेश्चन इसमें क्या आ गया? चौथा बिंदु अपने कपड़ा यानी क्लोथ्स, जैसे भीलवाड़ा हो गया, अपने पाली हो गया, पालोत्रा हो गया, ये जोधपुर हो गया। ये कपड़े के बहुत बड़े उत्पादक क्षेत्र हैं। और वैसे आजादी से पहले राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में कपास की या कपड़े की फैक्ट्रियां थी। 5वां प्रश्न क्या हो गया? हस्तशिल्प, जिसको हम कहते हैं हैंडीक्राफ्ट। ये सबसे ज्यादा किस राज्य में है हैंडीक्राफ्ट? ये है राज्य नहीं, जिला जोधपुर। जोधपुर जिला हैंडीक्राफ्ट में अग्रणी है। अब आगामी क्वेश्चन हम लेते हैं कि जो भी ईंधन है, ये एक क्वेश्चन आ चुका है कि ईंधन में, जैसे ईंधन हम पेट्रोल ले सकते हैं, कोयला भी ईंधन है, अपने सीएनजी भी ईंधन है, एलपीजी भी ईंधन है, गोबर के उपले भी ईंधन है। ये कई प्रकार के ईंधन है। तो इनमें सबसे ज्यादा उष्मीय मान किसका है? सबसे ज्यादा उष्मीय मान वाला ईंधन, ये साथियों हाइड्रोजन। क्या है? हाइड्रोजन। और इसका मान होता है 1,50,000 किलो जूल प्रति केजी। यानी 1 किलो हाइड्रोजन यदि हम लेंगे तो उसका उष्मीय मान कितना आएगा? 1,50,000 किलो जूल आएगा। और प्रदूषण यानी पोल्यूशन इससे शून्य है, इससे कोई प्रदूषण नहीं होता। प्रदूषण क्या है? इससे शून्य है। तो इसीलिए भविष्य का ईंधन कौन सा माना जाता है? हाइड्रोजन। दिल्ली में हाइड्रोजन की बसें 2-3 वर्ष पहले शुरू हो चुकी हैं। राजस्थान में भी प्रयास हो रहा है और भारत के अन्य राज्यों में भी सड़कों पर जो वाहन आएंगे
निकट भविष्य में ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित कर दी जाएगी कि वो हाइड्रोजन ईंधन आधारित ही होंगे, पेट्रोल डीजल वाले नहीं होंगे। तो साथियों, इस वीडियो को आप ध्यान से पढ़ें, सुने, मनन करें और इसको राइट डाउन करें, यानी अपनी कॉपियों में लिखें। निश्चित रूप से ये वीडियो आपके लिए एक, मैं कहता हूं, संजीवनी बूटी साबित होगा। धन्यवाद। जय हिंद।